हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्ट का एक बेसिक जेनेसिस दिया था कि ये एक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, इस एक्ट के पीछे का लॉजिक क्या है, डैमेजेस क्यों हमेशा एक सफिशिएंट रेमेडी नहीं होती है, एंड वाई वी नीडेड दिस एक्ट और ब्रिटिश टाइम से लेके 2018 अमेंडमेंट तक चीज़ें कैसी रहीं। तो ये सब चीज़ें कवर करने के बाद हम पे इतना टाइम नहीं बचा था, वरना ओरिजिनली मैंने ओवरव्यू भी उसी टॉपिक में प्लान किया था। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इस एक्ट का ओवरव्यू दूंगी। इसमें कौन से रिलीफ्स इंक्लूडेड हैं, उन रिलीफ्स का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन कि व्हाट आर दे एग्जैक्टली, और उसके अलावा द एग्जॉस्टिव और नॉट एग्जॉस्टिव नेचर ऑफ द एक्ट। तो बिगनिंग विद द सेम, SRA में, दैट इज़ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसमें टोटल 7 रिलीफ्स हैं। ये मेरा बेयर एक्ट है। सबसे पहला रिलीफ है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अगर ये आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और वो किसी और के पोजेशन में है, सो यू हैव टू रिकवर इट। तो वो कैसे होगा? जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल इसमें हो गया टेनेंट लैंडलॉर्ड वाला, कि किसी लैंडलॉर्ड ने अपना घर किसी को किराए पे दिया, लीज आउट करा TPA में या जैसे भी, और वो सामने वाला अब घर खाली नहीं कर रहा है, तो अब उसको अपनी कस्टडी में वो बंदा कैसे लेगा? तो उसके लिए वी हैव सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ SRA। सेक्शन 5 और 6 दोनों इस ही चीज़ से डील करते हैं, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी सूड बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी ये आपको टाइटल्स में सेम लग रहे होंगे थोड़े पढ़ने में, बट इनको हम बाद में डील करेंगे, प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो जब मैं इन पे बनाऊंगी। सेक्शन 7 और सेक्शन 8, ये दोनों सेक्शंस मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, कि हमें जब किसी से मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी रिकवर करनी हो तो इन दैट केस हम कैसे सूट करेंगे और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर 2 ऑफ SRA। सो जैसा मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, सपोज कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो उसमें रेमेडी सिर्फ डैमेजेस या कंपेंसेशन की देता है, जो थोड़ा इलेबोरेट किया गया है सेक्शन 73, 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो सिर्फ डैमेजेस की बात करता है, स्पेसिफिक एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मेंस वगैरह इसकी बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करता है। तो फिर जो ये गैप क्रिएटेड था हमारे लॉ में रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 ने पहले पूरा करा और अब 1963 एक्ट पूरा करता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिलीफ, और चैप्टर 2 SRA का सबसे बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आता है चैप्टर 3 यानी कि थर्ड रिलीफ, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? बेसिकली इंस्ट्रूमेंट इज़ एनी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स राइट्स। सो अगर कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू ड्राफ्टिंग एरर्स और ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कंसेंसस एड इडम बोलते हैं, लैक ऑफ द सेम, या ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे रजिस्ट्रार के आगे कुछ मिस्टेक कर देना या वॉट एवर, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ फॉल्ट्स आ जाते हैं, जैसे कुछ क्लॉज गलत आ गया या कुछ भी, जैसे इस तरीके के जो टेक्निकल एरर्स होते हैं, ऐसे कोई एरर्स आ गए, तो ऐसे केस में अब इंस्ट्रूमेंट को ही कैंसिल कर दिया जाए तो वो बेटर रहता है। तो कैंसलेशन का तो जो है वो चैप्टर 5 में दिया गया है रिलीफ, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का। रेक्टिफिकेशन मीन्स करेक्ट करना। तो अगर हम इंस्ट्रूमेंट को करेक्ट करना चाहते हैं, अगर ये पॉसिबल है एज पर द लॉ लेट डाउन, दैट इज सेक्शन 26, तो रेक्टिफाई कर दिया जाता है। पर अगर रेक्टिफाई नहीं किया जाता है तो इन ऑल्टरनेट आप कैंसलेशन का रिलीफ मांग सकते हो। इसको ऑल्टरनेट में हमेशा मांगा जाता है प्रैक्टिकली। रीज़न ये है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट कैंसिल नहीं होगा एंड इट विल बी लेट गो एज इट इज़, तो फ्यूचर में ये पार्टीज़ के अगेंस्ट मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए मैंने इन दोनों रिलीफ्स को साथ में डील करा। अब आते हैं रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो इस केस में क्या हो सकता है कि किसी पर्सन को कन्फ्यूजन हो सकता है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में क्या फ़र्क है।
क्योंकि रेसिशन ऑल्सो मीन्स एट द एंड ऑफ द डे कैंसलिंग, एंड कैंसलेशन तो ऑब्वियसली है ही कैंसलिंग। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइट्स क्रिएट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स राइट्स। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि राइट्स क्रिएट करते हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जो कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है ये कॉन्ट्रैक्ट के अलावा सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे लगता है, और रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक अलग रिलीफ हम मानते हैं। तो ये मैंने आपको इसमें फ़र्क बता दिया, इन तीनों को मैंने साथ में डील किया है, क्योंकि ये साथ में हो तो इनमें डिफरेंस भी समझाया जा सकता है। फिर आती है डेक्लेरेटरी डिक्री। कभी कभी क्या होता है कि आप पे कोई सिविल राइट है पर सामने वाला उसको एक्नॉलेज नहीं करता। एक होता है राइट हुआ वायलेट हुआ, एक होता है वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में अपना राइट आप कोर्ट से डिक्लेयर करवा सकते हैं, और डेक्लेरेशन डिक्री इसलिए, या डेक्लेरेशन डिक्री के नाम से चैप्टर 6 है, इसको हम 6th रिलीफ मान सकते हैं, और ये सेक्शन 34-35 में डेल्ट है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है काफ़ी बार अगर कोई हस्बैंड वाइफ से लॉफुल मैरिज डिनाई करता है, या फिर कोई पर्सन अपने बेटे के लिए उसकी पैटर्निटी डिनाई करता है, तो ऐसे केसेस में प्योर डेक्लेरेशन सूट्स बहुत कॉमन है। बाकी डेक्लेरेशन का रिलीफ आपको ऑफन विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या और भी किसी रिलीफ के साथ मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ डेक्लेरेशन ऑफन सिर्फ राइट असर्ट करता है, उसका एनफोर्समेंट असर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ हम डिटेल में जब डेक्लेरेटरी डिक्री पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको एक जेनेसिस तो दे ही दिया है। फिर आता है हमारा फाइनल रिलीफ, जो कि है प्रिवेंटिव रिलीफ, यानी कि इंजंक्शंस। सो इंजंक्शन वर्ड कम्स फ्रॉम द इंग्लिश टर्म इंजंक्ट विच मीन्स टू स्टॉप और टू प्रिवेंट। तो इस रिलीफ में अगर आपका कोई राइट प्रिवेंट कर रहा है कंटिन्यूसली, या फ्यूचर में राइट प्रिवेंट करने वाला है इमीडिएट में, तो इन दैट केस आप कोर्ट से जाके इंजंक्शन ऑर्डर पास करवा सकते हो, ताकि सामने वाली पार्टी जो राइट है वो वायलेट ना कर पाए। जैसे कि आपका घर किसी की पोजेशन में है, ठीक है, और आपको पता लग रहा है कि वो जो बंदा जिसके पोजेशन में आपका घर है वो उसको तुड़वाने वाला है। तो इन दैट केस अगर वो बंदा घर तुड़वा देगा, तो जो आपने पोजेशन के लिए सूट किया हुआ है उस घर के रिस्पेक्ट में, उस सूट का क्या फ़ायदा होगा? सो इन दैट केस फिर हमारा इंजंक्शन का रिलीफ वर्क में आता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है वो आपके घर के आगे रोज़ अपनी कार पार्क कर देता है, जिसकी वजह से आप अपनी कार नहीं पार्क कर पाते हो। तो आपने अगर कोर्ट में सूट फाइल किया कि परमानेंटली इंजंक्ट दिस पर्सन फ्रॉम पार्किंग हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, क्योंकि वहाँ पे आपका राइट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे सूट्स हैं, इनको इंजंक्शन में आते हैं। उसके बाद हमारा परपेचुअल टेम्पररी इंजंक्शन होते हैं। फिर एक टाइप के इंजंक्शंस होते हैं जिसमें पार्टी से, मोस्टली इंजंक्शन सूट्स जो होते हैं वो पार्टी को कुछ करने से प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, ब्रीच बेसिकली किसी उनकी ड्यूटी का या आपके राइट का ब्रीच। पर कुछ होते हैं जो आपके राइट का इन्फोर्समेंट भी लुक आफ्टर करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी हमारे 7 रिलीफ्स हैं उनके साथ डील किया है। ये मैंने उनका चार्ट बनाया था, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये चार्ट देख सकते हैं और इसे कॉपी कर सकते हैं। इससे आप लोगों को सेक्शंस याद करने में हेल्प हो सकती है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इज़ द एक्ट एग्जॉस्टिव? तो इस चीज़ का आंसर, किसी भी एक्ट के एग्जॉस्टिव होने या ना होने का आंसर उसके प्रियम्बल में लाई करता है कहीं ना कहीं। इसका प्रियम्बल, एक मिनट, ये देखिए, an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief। तो सबसे पहले तो इस प्रियम्बल में certain kinds of specific relief मतलब कुछ तरीके के स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें, सो दिस एक्ट डिफाइंस एंड अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू सर्टन काइंड्स, सम काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। इस लाइन से सीधा सीधा इम्प्लाई करते हैं कि देयर आर ऑल्सो अदर काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स।
अब अदर काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉरक्लोजर, रिडेम्पशन एक्सेट्रा, या पार्टनरशिप एक्ट में पर्टिकुलर वायलेशंस के लिए या पर्टिकुलर राइट्स के लिए अलग अलग सल्यूशंस दिए हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक्सेट्रा। तो वो सब चीज़ें अदर काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ हो गई। तो इसमें बहुत क्लियर आंसर दिया हुआ है। पर हाँ, जो 7 राइट्स इसमें दिए गए हैं SRA में, ये 7 राइट्स, इनके रिलेटेड पूरा लॉ जो है वो SRA में कंटेन्ड है, एक्सेप्ट फॉर इंजंक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि पूरा लॉ नहीं है, क्योंकि इंजंक्शन के लिए आपको CPC का ऑर्डर 39 भी पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डर 39 में टेम्पररी इंजंक्शन की बात की गई है, एक्सप्लेन किया गया टेम्पररी इंजंक्शन को, और सेक्शन 36 to 34 में टेम्पररी इंजंक्शन की सिर्फ बात की गई है, मेंशन किया गया है। पूरा लॉ जो है वो CPC में डेल्ट है। तो इंजंक्शन के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, पर हाँ, इन 6 रिलीफ्स के बारे में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि द लॉ इज़ एग्जॉस्टिव इन नेचर। So thank you so much for watching my video, and please do like my video, share it and subscribe it, and guys please वीडियो पे व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। पहले मैं खुद पढ़ती हूँ, फिर मैं आप लोगों को जितना सिंपल तरीके से हो सकता है पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरी वीडियो फॉरवर्ड करें, इसको मेरे चैनल को अप्रिशिएट करें और एक फर्स्ट जेन लॉयर की हेल्प करें। सो थैंक यू सो मच।